हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के बारे में। आज की ये वीडियो बिहार बोर्ड द्वारा 2010 में पूछे गए केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन होगा। ये 12th क्लास केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होगा जिसको 2010 में पूछा गया था। इससे पहले हमने एक और वीडियो बना रखा है 2009 का, जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। उसका फुल डिटेल सॉल्यूशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, या आप यहां आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप 2010 का वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले हमारी ये गुजारिश रहेगी कि आप 2009 का भी वीडियो देखें, ताकि आपके जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सब के सब काफी अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि हमने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सभी क्वेश्चन को और फिर बनाया है। तो चलिए आज की ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे और हमने यहां लिखा है बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2010 क्लास 12। मतलब ये बिहार बोर्ड से रिलेटेड ये वीडियो है और ये 12th क्लास केमिस्ट्री का वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस 2010 के क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन को, और फिर देखते हैं कि आखिर सबसे पहला क्वेश्चन कौन है। हम आपसे एक और बात कहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ज्यादा से ज्यादा बन सके, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं और इन 4 ऑप्शंस में से आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम यानी सेकेंड लॉ की बात हो रही है, किससे संबंधित है। तो देखिए, कर धनायन के परमाणु संख्या से, तो ये धनायन के परमाणु संख्या का जिक्र नहीं करता है। फैराडे का द्वितीय नियम कभी भी धनायन के परमाणु संख्या का जिक्र नहीं करता है। दूसरा है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समतुल्य भार से। तो ये ऑप्शन इस विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से संबंधित है। लेकिन थोड़ा तीसरा ऑप्शन भी पढ़ते हैं, कर रहा है ऋणायन के परमाणु संख्या से, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। और कह रहा है धनायन के वेग से, तो ये भी ऑप्शन गलत है। मतलब ये है कि ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, धनायन के परमाणु संख्या से बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। ये विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ये ऑप्शन आपका सही है, ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही क्या है, दूसरा विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य यानी कि Z, किसी विद्युत अपघट्य का समतुल्य भार, किसी विद्युत अपघट्य का, या ऐसे कह सकते हैं किसी पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक या विद्युत अपघट्य का रासायनिक तुल्यांक, विद्युत अपघट्य का रासायनिक तुल्यांक को किससे सूचित करते हैं, Z से। ये हमेशा समतुल्य भार यानी इक्विवेलेंट वेट, जिसको E से सूचित करते हैं, इसके समानुपाती होता है। तो ये रिलेशन बिल्कुल सही दर्शाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अब इसको एक और बार रिपीट करते हैं। कहेंगे कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक हमेशा इक्विवेलेंट वेट यानी समतुल्य भार के समानुपाती होता है। ये किसका कहना है, ये फैराडे का कहना है, जो अपने द्वितीय नियम में, सेकेंड लॉ में फैराडे कहते हैं। तो चलिए, आपका सही ऑप्शन है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या आप इसको लिख रहे हैं। अगर नहीं लिख रहे हैं तो बिल्कुल आप लिखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और फिर लिखिए, क्योंकि आप ही के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन देगा तो आप बिल्कुल बना पाएंगे, ये दावा है। तो चलिए, आप कॉपी पेन लेकर के और फिर बैठिए और इनको नोट डाउन करिए, और फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है
निम्न में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं कि सवाल कहता क्या है। कह रहा है प्रथम यानी फर्स्ट संक्रमण श्रेणी का तत्व। तो संक्रमण श्रेणी के तत्व सभी के सभी डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व कौन होते हैं? वैसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में या डी सबसेल में इंटर करता है, उसको हम लोग डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो अब कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी, उसमें भी कह रहा है संक्रमण श्रेणी यानी सीरीज की बात हो रही है। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, इससे कभी भी आपको क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल बखूबी बना सकते हैं, कहीं भी हिचकिचाहट नहीं होगी। ट्रिक क्या है? पहले ट्रिक को देखते हैं फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ट्रिक है आपका, आप लिखते चले तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, या आपके भाई बंधु को, छोटे भाई बंधु अगर मौजूद हो तो उनको भी जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए ट्रिक क्या है? कहते हैं डी ब्लॉक की केवल बात हो रही है ना। तो देखिए शक्ति भी कर मन फे को नी और इधर है CU क्यू और इधर है ZN यानी क्यू जान जलाते हो। क्या लिखा हमने? शक्ति भी कर मन फे को नी क्यों जान जलाते हो। तो अब जरा सुनिए, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है। जितना है ना प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है, श्रेणी का तत्व है। अब इसमें आप देख लीजिए कि क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि तत्व नहीं है, तत्व नहीं है। तो अब जरा देखिए, इसमें कह रहा है लोहा यानी Fe, तो क्या इसमें है? ये इसमें है। कह रहा है नहीं है, इसका मतलब डी ब्लॉक का तत्व इसमें नहीं है। तो Fe, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आगे कह रहा है क्रोमियम, तो देखिए जरा Cr क्रोमियम, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे कह रहा है मैग्नीशियम, इसका मतलब अब चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम कहीं है? इसको मैग्नीज कहते हैं, मैग्नीशियम नहीं कहते, याद रखिएगा। तो ये मैग्नीज हो गया, कहीं मैग्नीशियम नहीं है। चूंकि मैग्नीशियम S ब्लॉक का एलिमेंट है और ये ग्रुप 2 में आता है, तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम ही ऑप्शन सही होगा। और आगे चेक करते हैं डी निकेल, तो निकेल देखिए इस सीरीज में मौजूद है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन इसका मैग्नीशियम सही होगा। और मैग्नीशियम की अगर बात करें तो ये मैग्नीशियम है जो ग्रुप 2 में आता है। किसमें? ग्रुप 2 में आता है। और ये एस ब्लॉक का तत्व है। कि कौन से ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व है। ये एक्सप्लेनेशन है इसका जनरल, जिससे आप काफी आसानी से अगर इससे क्वेश्चन दे दे तो आप बना सकते हैं। तो चलिए आपका सही जवाब क्या होगा? मैग्नीशियम। और ये ट्रिक क्या है? शक्ति भी कर मन फेकोनी क्यों जान जलाते हो। काफी आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये क्रोमियम, ये मैग्नीज, ये फेरस, ये कोबाल्ट, ये निकेल, ये कॉपर, ये जिंक। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कॉपर पाइराइट का सूत्र है, यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से कॉपर पाइराइट का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र कौन है, इसको हम लोग को बताना है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है CuFeS। तो ऐसा कोई केमिकल फॉर्मूला आज तक इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, CuFeS2, ये कॉपर पाइराइट है, ये कॉपर पाइराइट है। कॉपर पाइराइट का केमिकल फॉर्मूला CuFeS2 होता है, तो इसलिए ये बी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, इसको कहते हैं कॉपर ग्लांस। क्या कहते हैं? कॉपर ग्लांस। Cu2S, इसको कहते हैं कॉपर ग्लांस। तो आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस कहते हैं। और Cu2FeS2 भी कोई कंपाउंड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है।
तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि इसको कॉपर ग्लांस कहते हैं और ये दो तो होते ही नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन CuFeS2 बिल्कुल सही है, आप इसको लिख लीजिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, एक्सट्रैक्शन और मेटलर्जी वाला ये चैप्टर है, तो इससे केमिकल फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब ओर्स से यानी अयस्क से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, यानी कि कॉपर पेराइड का केमिकल फॉर्मूला CuFeS2 होता है। तो चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, यानी ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणु संख्या गुणधर्म नहीं है का ऑप्शन आपको टिक आउट करना है। तो देखिए, हिमांक का अवनमन हो, क्वथनांक का उन्नयन हो, है ना, या अपेक्षिक अवनमन हो, ये जितने टर्म होते हैं ये सब के सब अणु संख्या गुणधर्म होते हैं, यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो अब उसी ऑप्शन में से हम लोग को चेक करना है कि कौन है या नहीं है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हिमांक का अवनमन, अवनमन जिसमें हो वो सब के सब अणु संख्या गुणधर्म है। इसका मतलब ये पूछ रहा है अणु संख्या गुणधर्म नहीं है और ये है तो इसका मतलब ऑप्शन गलत है। बात समझ रहा है? अब देखिए, दूसरा कह रहा है प्रकाशीय क्रियाशीलता, और तीसरा कह रहा है वाष्प दाब का अवक्षेप अपेक्षिक अवनमन, फिर अवनमन टर्म आ गया। जिसमें अवनमन टर्म आ गया या उन्नयन टर्म आ गया तो समझिएगा कि वह अणु संख्या गुणधर्म है। आई कह रहा है नहीं है, तो नहीं है तो जरा चेक करते हैं। इसका मतलब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? अणु संख्या गुणधर्म है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। क्वथनांक का उन्नयन, देखिए फिर उन्नयन आ गया, इसका मतलब ये भी अणु संख्या गुणधर्म है, यानी बच कौन रहा है? बी ऑप्शन, यानी प्रकाशीय क्रियाशीलता, जिसको हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रिएक्टिविटी के नाम से भी अंग्रेजी में जानते हैं। ये अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो आप इसको लिखिए। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? जवाब क्या होगा, इसकी चर्चा हम पहले कर लेते हैं कि ग्लूकोज होता क्या है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। मतलब ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्लूकोज क्या है, तो अभी बोले हैं कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जो वाटर सोल्यूबल यानी जल में विलय होता है। और ये एक अल्डोहेक्सोज है। क्या है? अल्डोहेक्सोज है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं अल्डो, ऐसे लिख सकते हैं अल्डो और उसके बाद हेक्सोज। हेक्सोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या 6 होती है। अल्डो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। अल्डो यानी अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, और हेक्सोज का मतलब इसमें 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। और देख सकते हैं आप कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन रहा। लेकिन कैसे पता करेंगे कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 या 5 या 3 या 1? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इनको मिटाते हैं। और फिर सबसे पहले इस अल्डोहेक्सोज यानी ग्लूकोज, और ग्लूकोज याद रखिएगा एक मोनोसेकेराइड भी है। क्या है? मोनोसेकेराइड। जब वर्गीकरण किया जाता है इसका तो इसको मोनोसेकेराइड भी कहते हैं। मोनोसेकेराइड भी हम लोग कहते हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो चलिए इनको मिटाते हैं और फिर हम बताते हैं कि आखिर ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। अब सवाल यह भी है कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि वैसा कार्बन जिससे अलग अलग ग्रुप जुड़े हों। जैसे मान के चलो एक से H जुड़ जाए, इसी कार्बन से OH जुड़ जाए,
इसी से फ्लोरीन जुड़ जाए, इसी से क्लोरीन जुड़ जाए, सब के सब अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हैं। तो इस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं और पूरे यौगिक को कायरल यौगिक कहते हैं। बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, चूंकि ये अल्डो हेक्सोज है, तो सबसे पहले अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप बना लीजिए, और हेक्सोज है तो 6 कार्बन बना लीजिए। कितना कार्बन? 6 कार्बन। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और एक और 6 कार्बन आपके पास हो गए। देखिए इधर अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप हो गया और इधर CH2 और OH रख लीजिएगा। जब इधर OH रखे हैं तो इधर आपको हाइड्रोजन रखना पड़ेगा, इधर हाइड्रोजन रखे हैं तो इधर OH रखना पड़ेगा। अब देखते चलिए कैसे बना रहे हैं। फिर इधर H रखे हैं तो इधर OH रखना पड़ेगा, इधर OH रखे हैं तो इधर हाइड्रोजन रखना पड़ेगा, फिर इधर हाइड्रोजन, इधर OH, इधर OH और इधर हाइड्रोजन। अब जरा देखिए, इस कार्बन से 2 सेम बॉन्ड जुड़े हैं, मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, तो सेम ग्रुप हो जाएगा। क्योंकि इस कार्बन से अब देखिए 4 ग्रुप नहीं जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहां डबल बॉन्ड अगर हो गया है तो एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के जैसा ही है, तो डेंसिटी सेम हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं है। बात क्लियर हो गई होगी। और कायरल कार्बन को स्टार से सूचित किया जाता है। किससे? स्टार से सूचित किया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे भी। तो जरा देखिए अब इनकी बात करते हैं। तो देखिएगा ये OH, ये जो OH है ये अलग है, ये अलग ग्रुप, हाइड्रोजन अलग ग्रुप, अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप अलग ग्रुप, और यहां से लेकर के नीचे तक का जो भी ग्रुप है वो सब के सब अलग है। तो इसलिए ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। क्लियर हो गई बात। अब जरा देखिए ये जो कार्बन है इसकी बात करते हैं, तो इससे लेकर के इस कार्बन के बाद ऊपर वाला अलग ग्रुप, ये हाइड्रोजन अलग ग्रुप, ये OH अलग ग्रुप, और इधर से नीचे वाला अलग ग्रुप, मतलब कि ये भी कायरल कार्बन है। आगे देखिए इसकी बात करें तो ये OH, ये हाइड्रोजन, ये नीचे इधर अलग ग्रुप, ये ऊपर इधर अलग ग्रुप, तो इसका मतलब ये भी कायरल है। अच्छा इसकी बात करते हैं। इस कार्बन की अगर बात करें तो इधर हाइड्रोजन, इधर OH, इधर इतना बड़ा ग्रुप, इधर इतना छोटा ग्रुप, मतलब ये भी कायरल है। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, इस कार्बन की। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा चेक कर लेते हैं पहले, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। तो ये CH2 है जिसमें एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब 2 हाइड्रोजन सेम हो गए। कैसे हो गए जरा देखिए, एक हाइड्रोजन यहां अगर जोड़ दें, या इस हाइड्रोजन को यहां एक जोड़ देते हैं और इस हाइड्रोजन को यहां जोड़ देते हैं, तो जरा देखिएगा ये एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो 2 हाइड्रोजन जुड़े, इसका मतलब ये कायरल नहीं होगा। तो मतलब कि 1 2 3 4 ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 4 स्टार का मतलब 4 कायरल कार्बन, मतलब ये ए ऑप्शन आपका सही होगा। बी गलत, सी गलत, डी ऑप्शन गलत। आंसर सही कौन? ए ऑप्शन यानी 4 वाला बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे कि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन एटम होते हैं। इसी तरीके से अगर ग्लूकोज के बाद फ्रुक्टोज में आपसे पूछ दे, किसमें? फ्रुक्टोज में पूछ दे, तो फ्रुक्टोज जो है ये अल्डोकीटोज है। फ्रुक्टोज जो है अल्डोकीटोज है, जिसमें अल्डिहाइड, और यहां देखिए ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप नहीं होता फ्रुक्टोज में। अब हम फ्रुक्टोज का बना रहे हैं, तो फ्रुक्टोज में क्या होता है जरा देखिए, ये CH2OH ग्रुप होता है यहां, और ये कीटोज हो गया, और ये CH2OH ग्रुप होता है, ये CH2 और फिर OH ग्रुप होता है। तो अब देखिएगा ये तो फिर यहां से OH हट जाता है। अब ये अल्डोकीटोज है, इसको क्या कहते हैं? अल्डोकीटोज, क्योंकि कीटोन का फंक्शन ग्रुप है। तो अब देखिए ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है। डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े वो कभी भी कायरल नहीं हो सकता।
क्योंकि डेंसिटी सेम हो जाती है, बॉन्ड की डेंसिटी सेम हो जाती है। ये भी हाइड्रोजन देखिए सेम सेम, दो एक कार्बन से जुड़े नहीं होगा, ये होगा ये होगा ये होगा। तो अब अगर फ्रुक्टोज में पूछे तो फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन 3 और ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा CH3, जिसको आयोडोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। केमिकल फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहता है CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। कौन सा कारण है जिसके वजह से CH3 यानी आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है? तो देखते हैं। सबसे पहले कहता है आयोडोफॉर्म ही उसका कारण है, ऐसा कुछ नहीं है, कारण पूछा जा रहा है, केमिकल फॉर्मूला नहीं। अब देखिए कह रहा आयोडीन मुक्त होकर निकलना, मतलब इसमें फ्री आयोडीन फ्री होकर के और तब बाहर निकलता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मुक्त आयोडीन जब बाहर निकलता है तब जाकर के आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अब कह रहा है आंशिक आयोडीन और आंशिक फिर आयोडोफॉर्म, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, मतलब ये तो होगा ही नहीं कुछ। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी तभी पाई जाती है जब मुक्त आयोडीन निकलता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए इसको आप लिखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरॉल है, ऑप्शन में कह रहा है यानी ग्लिसरॉल इनमें से कौन है? तो ऑप्शन में भाई देखिए कौन है। सबसे पहले कह रहा है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा टर्शियरी और चौथा कह रहा है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, सेकेंडरी को सेकेंड यानी 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, टर्शियरी को 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, और ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल मतलब हाइड्रिक, देखिए हाइड्रिक माने OH, ट्राई माने 3। अब देखिए अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH हमने लिख दिया, तो ये टर्शियरी नहीं है, 3 है। क्या है? 3 है, यानी 3 OH जिसमें हो उसको ट्राई हाइड्रिक कहेंगे। अगर टर्शियरी की बात करें तो एक कार्बन एटम से, मतलब जो कार्बन एटम है इससे 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए, और ये 2 अल्काइल ग्रुप, और इसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा होना चाहिए वो खुद को छोड़कर एक और कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो सबका ऑप्शन लिखते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा ये ग्लिसरॉल कैसा है। सबसे पहले इसका जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ही आपको क्लियर पता चल पाएगा। कैसे, जरा चेक करते हैं। ये ग्लिसरॉल है, देखिए तो जरा CH2 CH और फिर CH2, और इससे हमने OH जोड़ दिया। कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? OH ग्रुप जोड़ दिया। तो हमने बोला था ये ऑप्शन, जरा चेक करिए इसमें कितने OH है? 3 OH ग्रुप मौजूद है, और ये एक ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। तो ऑप्शन कौन सा था? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप मौजूद है, हमने यहां लिखा भी था 3 OH जिसमें हो वो ट्राई हाइड्रिक है। बात क्लियर हो गई होगी? 3 OH वाला ट्राई हाइड्रिक होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल कहते हैं। आपको हम ग्लिसरॉल अभी जस्ट दिखा रहे हैं, मेरे पास मौजूद है तो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये आपके पास ये ग्लिसरॉल, जिसको ग्लिसरीन के नाम से भी जाना जाता है, ये है। देखिए ग्लिसरीन यहां लिखा हुआ है, और इसको ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। जरा चेक करिए, हिंदी में लिखा है ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल यहां लिखा जा चुका है। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, मतलब ये इसकी डेंसिटी हाई होती है। मैं आपको दिखा भी रहा हूं अपने हथेली पर। इसको अगर आपको ऐसे दिखे तो ये देखिए इसकी डेंसिटी कितनी मोटी होगी। देखिए पानी के जैसा ही होगा, लेकिन देखिए कैसा टपक रहा है। इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, और बिल्कुल काफी ज्यादा होती है, और ये एक अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि
और इस ग्लिसरीन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आजकल चेहरे पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि वो लोग अगर नेचुरली गोरा नहीं भी हैं तो गोरा हो जाए, ऐसा लोग चाहते हैं। इसका इस्तेमाल क्रीम में भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी किया जा रहा है। अब देखिए, तो ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे तो ये CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरीके से CH3 CH3 और ये OH ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब देखिए, और इसके बाद टर्शियरी की बात करेंगे तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। कौन सा? जरा चेक करिए, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये OH। देखिए खुद को छोड़कर 3 से जुड़ा है टर्शियरी, खुद को छोड़कर 2 से जुड़ा है, 2 कार्बन एटम से, यहाँ हाइड्रोजन दे देते हैं, 2 कार्बन एटम से जुड़ा है सेकेंडरी, और यहाँ खुद को छोड़कर मात्र 1 से जुड़ा है तो ये प्राइमरी, और ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। याद रखिएगा, ऑप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध यानी बॉन्ड यानी आबंध की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहली बात कि ये चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल होता क्या है? तो देखिए, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H3P3O9 होता है, जिसका ये केमिकल फॉर्मूला है, जिसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं यानी आणविक सूत्र भी कहते हैं। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आप निकालें तो क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला अगर निकालते हैं तो क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन n। इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आप निकालने जाते हैं किसी भी चीज का, यानी मूलानुपाती सूत्र निकालने जाते हैं, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब बटा n, यानी n क्या है? इसमें का कोफिशिएंट है या कॉमन आप कह सकते हो, या 339 का HCF जो निकलेगा उसका वैल्यू ये n है। तो अब देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जगह आप क्या करिए, H3P3O9 रख लीजिए, और इस तीनों में 3 कॉमन है तो इस 3 से सबको भाग दे दीजिए। तो देखिए, ये H3/3 और फिर P3/3 और O9/3, तो 3 से 3 कटेगा, 3 से 1, 3 से 1, मतलब कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र यानी इंपेरिकल फॉर्मूला देखिए H1P1 HP O3 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का आणविक सूत्र H3P3O9, जबकि मूलानुपाती सूत्र यानी इंपेरिकल फॉर्मूला HPO3 होता है। इतनी तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। अब देखने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर किसका बनाते हैं हम लोग? H3P3O9 का बनाते हैं। आपको किताबों में, बुक में आपको क्या दिया होगा? HPO3, आप देख लीजिएगा NCERT उठा करके या कोई भी पब्लिकेशन हो, HPO3, और उसके बाद इसका नहीं, H3 का नहीं, केवल P3O9 का ही, H3 का छोड़ के P3O9 का ही ये स्ट्रक्चर बना है। लेकिन हम पूरा बताएंगे आपको, क्योंकि हम पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल बनता है। तो आप बिल्कुल एक बार लाइक करके ही वीडियो को जाइएगा। तो सबसे पहले इनको मिटाते हैं। आपको हमने बताया कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H3P3O9 होता है, जबकि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र HPO3 होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिससे पता चल पाए कि POP बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। देखिए जरा, सबसे पहला काम, ये फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, पहला काम। दूसरा काम, यहां देखिए, इधर से ऑक्सीजन जोड़िए और फिर इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जोड़िए।
इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए फिर से इधर से एक ऑक्सीजन जोड़िए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर से एक ऑक्सीजन होगा। अब फिर देखिए इधर से भी जरा चेक करिए, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, जबकि दूसरा बॉन्ड से यहां ऑक्सीजन जुड़ा होगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस नेगेटिव चार्ज तक ही किताबें लिखती हैं। अगर आप इसको चेक करें कि कितने हाइड्रोजन, कितने फास्फोरस और कितने ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो जरा चेक कर लीजिए। हाइड्रोजन हमने अभी नहीं लिखा, अभी लिखेंगे। देखिए जरा, 3 फास्फोरस, 1 2 3, 3 फास्फोरस यानी P3 लिख लिया है हमने। ऑक्सीजन कितने हैं देखिए जरा, यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑक्सीजन कितने हो गए? 9। हाइड्रोजन कितना था? 3 था। तो अब देखिए जहां जहां नेगेटिव चार्ज दिया वहां वहां आप हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, नेगेटिव चार्ज हटा करके। अगर नेगेटिव चार्ज लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन देंगे तो नेगेटिव चार्ज हटा दीजिए। तो अब देखिए ये चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, यानी कि इसी को हम लोग साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो अब सवाल है कि पीओपी बॉन्ड कितने होते हैं? तो जरा देखिए, पीओपी एक बॉन्ड, पीओपी 2 बॉन्ड, पीओपी कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। फिर से गिनिए, पीओपी 1, पीओपी 2, पीओपी 3। यानी कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है जी? कितनी होती है? 3 होती है। जरा चेक करिए कितना किधर है? 3। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो 3 इसका ऑप्शन कैसे हुआ? जरा आप फिर से एक बार, अगर नहीं समझ आया तो फिर से रिवर्स करिए, फिर से पीछे करिए और फिर से एक बार देखिए। और यहां हाइड्रोजन हमने 3 दिया है, तो यहां क्या लिख देंगे? H3P3O9। तो जरा चेक करिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से आ गया और इंपेरिकल फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया HPO3। तो ये सॉल्यूशन रहा। और ऐसा क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन इस चैनल पे बन रहा है ना, तो समझिए कि काफी अच्छी वीडियो बन रही है आपके लिए, और बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में, अपना टाइम वेस्ट करके मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम 2020 का कैसे भी निकले। और ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ऐसे लगेगा कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन दे दिया 2 4 0 3, तो लगेगा कि आसान है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो भाई साहब ये बहुत लेंदी सॉल्यूशन है, लेकिन काफी इजी भी है। मैंने आपको बताया भी कैसे है। फिर अगर नहीं समझ आता है तो फिर पीछे कर लीजिए, फिर देखिए, काफी आसानी से आपको समझ में भी आएगा। तो पीओपी बॉन्ड की संख्या 3 होती है, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगर इसी से बेसिसिटी पूछ दे, कह दे कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में इसकी क्षारकता कितनी होगी, तो जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है उतने क्षारकता। तो देखिए, एक H+ डोनेट करेगा, इधर से एक H+ डोनेट करेगा, इधर से एक H+ डोनेट करेगा। कितना डोनेट किया? 3 गो। कितना? 3 गो। जब 3 गो डोनेट किया तो इसका मतलब यह है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का क्षारकता जो होता है 3 होता है। तो आप इन सबको लिख लीजिए, और जो अभी हमने बोला उसको भी आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, तो काफी अच्छा रहेगा। हाँ, ये अगर आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे तो बहुत गलत बात है भाई, क्योंकि अगर पेन और कॉपी लेके बैठते हैं फिर आप नोट्स बनाएंगे, काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। जब भी आप, अगर डाटा भी आपका खत्म हो जाता है तो कॉपी भी आप देख सकते हैं, कॉपी को भी देख सकते हैं। तो इसलिए आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, कौन इस्तेमाल होता है भाई? इसी की बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम की कार्बन की मैग्नीशियम की कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा? देखिए, स्मेल्टिंग के प्रोसेस में धातु के ऑक्साइड का जब रिडक्शन किया जाता है, धातु के ऑक्साइड का जब रिडक्शन किया जाता है, जैसे जिंक ऑक्साइड है, रिडक्शन किया जाता है, तो इसमें 2 ही इस्तेमाल हो सकते हैं, या तो कार्बन होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड।
इन दोनों में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन और मतलब कोक, कार्बन का मतलब कोक, कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में सबसे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यानी अपचायक कौन है? तो कौन है भाई? कार्बन। कौन है? कार्बन। इसीलिए इसका रिएक्शन कार्बन से कराया जाता है और फिर यहां जिंक और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। बात क्लियर हो गई? तो ये रिएक्शन काफी आसानी से आप लिख भी सकते हैं, ये स्मेल्टिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करने की एक विधि है और ये जिंक स्पेल्टर ऑफ जिंक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेल्टर ऑफ जिंक। और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप 11, 12, 13, 14, 15 का अगर क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, जिसको स्पेल्टर जिंक या स्पेल्टर ऑफ जिंक भी कहा जाता है, जिसको अशुद्ध जिंक भी कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए कितना एक्सप्लेन करके हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में और फेसबुक पर भी काफी मतलब आप शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इससे फायदा हो सके जैसे आपको फायदा हो रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन क्या है अब तो आप बता ही देंगे कि कार्बन इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये बी ऑप्शन दिया है कार्बन, इसलिए ये कार्बन वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। मतलब स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन की क्रिया में कार्बन संयुक्त होता है। क्या होता है? कार्बन संयुक्त होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए इसको भी आप लिख लीजिएगा क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक नहीं है? इसी को संघनक बहुलक भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। अब पूछ रहा है कि संघनन बहुलक नहीं है, बताइए कौन नहीं है? देखिए जरा, ग्लिप्टल एक संघनन बहुलक है यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। नाइलॉन 66 एक पॉलीएमाइड भी है और उसके बाद संघनन बहुलक भी है, संघनक बहुलक भी है। इसका मतलब ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ये संघनक बहुलक ही है, कह रहा है नहीं है। आगे देख रहे हैं, कह रहा है पीटीएफई। पीटीएफई का पूरा नाम होता है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। ये पूरा नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। और इसको इस तरीके से बनाते हैं, अभी जस्ट बताएंगे कैसे बनाते भी हैं। और ये है डेक्रॉन। डेक्रॉन को टेरिलीन भी कहा जाता है और ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है यानी संघनन बहुलक है। ये एक पॉलीएस्टर भी होता है। तो डेक्रॉन या टेरिलीन एक पॉलीएस्टर भी है यानी कि पॉलीएमाइड भी है और उसके साथ साथ संघनन बहुलक भी होता है। तो डी ऑप्शन भी गलत है यानी कि ये ऑप्शन होगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये संघनन बहुलक नहीं है तो कौन सा बहुलक है? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? बिल्कुल उठता है। तो जरा देखते हैं। देखिए जब टेट्राफ्लोरोइथीन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उच्च दाब पर जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये CF2 टेट्राफ्लोरोइथीन के N मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। ये N मॉलिक्यूल है और यहां भी N मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और ये CF2 के यूनिट काफी ज्यादा जुड़े होते हैं और ज्यादा जुड़े होते हैं, काफी असंख्य जुड़े होते हैं तो उसको पॉली यानी मेनी यानी बहुत, और उसके बाद टेट्रा, उसके बाद फ्लोरो, क्या कहते हैं? फ्लोरो, और उसके बाद कहते हैं इथीन। देखिए PTFE
PTFE यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का निर्माण होता है, जिसको हम लोग टेफ्लॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? टेफ्लॉन भी कहते हैं। और ये टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथीन भी कहलाता है या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन भी कहलाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। इतना बताने का कारण ये है कि आप जान पाए कि अगर ऑप्शन ये नहीं होगा और ये होगा तो क्यों होगा, और ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अगर इतना आप जान पाते हैं ना, तो फिर आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। केवल टिक लगाने से आपका काम नहीं चलने वाला है। अगर टिक लगाने से ही काम चल जाता तो फिर बच्चे पढ़ते क्यों, लोग पढ़ते क्यों? टिक लगाने से काम चल जाता तो आपका अगर मान के चलिए 90% आता है तो इसका मतलब यह है कि आप टिक लगा करके केवल नहीं गए, आप सॉल्व करके गए हैं। और किसी का अगर केवल टिक लगा करके याद करके ऐसे गए हैं तो उनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 65% तक जाएगा। ये मेरा दावा है। तो आप ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखिए। टेफ्लॉन बनाने का ये तरीका भी है, आप इसको काफी आसानी से लिख भी सकते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, जिसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। हमने यहां 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा है, 10 के बाद 16 नंबर लिखा है। क्यों लिखा है जरा आप समझ लीजिए। जब क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं 2010 की, तो आप देखिएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक कथन कारक के क्वेश्चन दिए गए होंगे। जो कथन कारक के क्वेश्चन काफी ज्यादा मुश्किल भी होते हैं और आपके बोर्ड लेवल एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, तो फिर हमको क्यों बनाना है उसको, है ना। तो इसलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन से हम क्वेश्चन को देखेंगे कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 और 17 हमने क्वेश्चन लिखा है इस पर, ताकि अब कम समय लगे, काफी लंबा वीडियो हो चुका है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरामफेनिकॉल क्या है? एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए जरा, क्लोरामफेनिकॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म मृदा अणुओं से मिलकर के या मृदा मिट्टी के जीवों से मिलकर के इनको बनाया जाता है, और ये एक एंटीबायोटिक होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में, यानी 2009 वाली वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हाँ, एक और बात बता देते हैं कि इसी चैनल पे नेम रिएक्शन सीरीज भी चल रहा है, तो आप उसमें भी जा करके नेम रिएक्शन सीरीज का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें 25 लगभग अभी तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं नेम रिएक्शन के। और क्योंकि उससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पिछले वीडियो में आया था, वुड्स रिएक्शन आया था, है ना, स्टीफन रिएक्शन आया था, तो ये सब रिएक्शन बता चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लोरामफेनिकॉल क्या है। तो ये एक एंटीबायोटिक है। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक के बारे में पिछली वीडियो में हमने बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, कौन कार्बोहाइड्रेट है? थायमिन विटामिन B1 का ये रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। आप यहां से भी इसको याद कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है लैक्टोज। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। क्लियर? दूध में मीठ, और दूध मीठा भी होता है, इसलिए मीठा होने का कारण ये भी है लैक्टोज। अब देखिए उसके बाद कर रहा है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल अभी बताएं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? और ये प्रोटीन होता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन होता है जिसमें 51 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कितना? 51 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ये भी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। और बच क्या रहा है? लैक्टोज। इसलिए कार्बोहाइड्रेट, इनमें से लैक्टोज ही एक कार्बोहाइड्रेट है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। कैसे होते हैं जरा देखिए। कह रहा अति क्रियाशील, बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब क्या? ऑप्शन गलत है। अगला है प्रतिस्थापन योग्य, बिल्कुल हो सकता है। देखिए जरा कैसे, CH3 OCH3
इसमें ऑक्सीजन एटम बिल्कुल अल्कोक्सी ग्रुप लेकर के बाहर निकलता है, तो ये प्रतिस्थापन योग्य हो सकते हैं। अगला है तुलनात्मक रूप से अक्रिय, तो ये भी ऑप्शन सही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शन सही है। मल्टीपल चॉइस का मतलब 2 से अधिक भी इसके ऑप्शन सही हो सकते हैं, 2 तो हो ही सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो अब देखिए तुलनात्मक रूप से अक्रिय की बात करें तो हाइड्रोक्सी ग्रुप, हेलोजन, नाइट्रो, साइनो, है ना, ये जो जितने ये ग्रुप हैं छोटे छोटे, उन सबका तुलना किया जाए इससे, तो ये काफी ज्यादा लो रिएक्टिव होता है, मतलब कम क्रियाशील होता है। तो इसलिए ये सी ऑप्शन भी सही होगा, मतलब दोनों ऑप्शन सही हो गए और क्रियाशील तो होता ही नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। तो बी और सी इसका सही ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन है मैचिंग करने वाला, मैच द कॉलम ए टू कॉलम बी, मतलब कॉलम ए को कॉलम बी से आप क्या करना है, उसको क्या करना है, मिला देना है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, फिर दिखाते कैसे मैच करते हैं उनको। तो अब फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन, ये 3-4 बचे हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अभी तक, तो वीडियो को जरूर एक बार इन 4 क्वेश्चन को देखने से पहले शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ सके और मैं फिर से आपके लिए तरोताज़ा होकर के और फिर विथ एनर्जी आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो चलिए, ये गुजारिश है, मुझे आशा है कि आप कर दिए होंगे। चलिए देखते हैं। कर कॉलम ए कॉलम बी और कर मिलान करें। देखिए हमने जैसा क्वेश्चन लिखा वैसे हमने लिख दिया है, ऑप्शन जैसे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन लिखा वैसे हमने लिख दिया। अब बाकी बचा काम ये कि मिलान कैसे करना है, जरा देखते हैं। अगर हम मिलाने की बात करें तो जरा चेक करिए, हमने सामने सामने लिख दिया। कर अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। जितने कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करते हैं। और उसमें ये कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट 2 भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। नाम क्या है, कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो ये एक नंबर का ये ऑप्शन सही होगा। मिलाते चलिएगा, मतलब इधर लिखते चलते हैं। एक का क्या होगा, सी होगा, एक का सी होगा। अब देखिए फ्रेयॉन, फ्रेयॉन किसको कहते हैं, डाइफ्लोरोमीथेन को फ्रेयॉन कहते हैं। और ये फ्रेयॉन 12 है, क्या है, फ्रेयॉन 12 है। ऐसे फ्रेयॉन 11, 12, 13, 14 होते हैं। मतलब क्लोरोफ्लोरोमीथेन को या इथेन को फ्रेयॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेयॉन्स, तो देखिए 2 का ये डी ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए डाइक्लोरो, 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरो, 2 फ्लोरीन है तो डाइफ्लोरो, 1 कार्बन है तो मीथेन, डाइफ्लोरोमीथेन। तो ये 2 का डी ऑप्शन सही होगा। मतलब इधर लिख देते हैं, अब इधर 2 का क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब जरा चेक करिए, कार्बिल एमीन यानी कार्बाइल एमीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन में भी आपको बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए कार्बाइल एमीन क्या है, देखिए ये कार्बाइल, ये क्या है, कार्बाइल। और देखिए इसमें क्या है, एन छूटा है, क्या छूटा है, एन छूटा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जैसा ऑप्शन तो दिया वैसा हम टिक आउट कर देंगे, तो लेकिन एन छूटा आप लिख लीजिएगा। अब देखिए कार्बाइल एमीन मतलब कि तीसरा का ए होगा, तीसरा का क्या होगा, ए होगा। तो इसको हम टिक आउट इधर कर लेते हैं। आगे है, जरा चेक करिए, लूनर कास्टिक। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। तो हई डी का बी होगा, मतलब 4 नंबर का क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका रहा 2010 का बिहार बोर्ड का 12th क्लास केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। क्लियर? तो अभी तक बताइए, पूरा सॉल्यूशन हमने आपके लिए लगभग बना रखे हैं, हमने अपने तरफ से कोशिश किया है।
आप अपने तरफ से, अब ये आपकी मर्जी है, आप कितना एफर्ट लगाते हैं, कितना प्रयास करते हैं अपने लिए, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, मार्क्स बेसिस पर ही कुछ होने जा रहा है आजकल। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कोरोना काल में बहुत लोगों का नौकरी गया है और कितना बामुश्किल नौकरी मिल भी रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर कोई आपको रखेगा भी नहीं। तो फिर बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। चलिए अब ये बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैं 2011 का भी 12th क्लास केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बता सकूं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट आपको वीडियो मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे गुजारिश रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग रही है। आप में इसका मतलब इसमें चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, केवल रेड बटन को क्लिक करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है, बस, और कुछ करना नहीं है। पैसा तो 1 पैसा नहीं लगा, 1 पैसा कहते हैं 16 आना, वो भी नहीं लगने वाला है, समझ गए। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।